Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And the topic for today is how to onboard second generation in your business on a professional way so that business legacy continue to the next level. आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक चूज किया है, इनफैक्ट आप ही ने सुजेस्ट किया कि जगमोहन इसके ऊपर ना बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताओ कि बिजनेस तो खड़ा हो गया है, अब बच्चे आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है या आने वाली है या आएगी बिजनेस, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से ऑन बोर्ड उनको करना चाहिए। तो आज ना हम समझ लेते हैं इसको, बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। आ जाओ। तो पहले तो आपका स्वागत है, पूरी तरह से स्वागत है। लाइक अर्ली मॉर्निंग 5 a.m. लाइव ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब ये कम्युनिकेशन हमारी आपस में होती है ना, दैट ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो आपको मालूम ही है, पूरी तरह से इस प्रोसेस को एंजॉय करने वाले हैं एंड कीप वॉचिंग दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब सेकंड जनरेशन बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर रही है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है उसको तरीके से, प्यार से, सिस्टमैटिक तरीके से ऑनबोर्ड करवाना, बिकॉज 32% ऑफ सेकंड जनरेशन बिजनेस सर्वाइव। ये डाटा बता रहा है, ये डाटा बता रहा है कि सिर्फ 32% बिजनेस है। जैसे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके साथ ही वो बिजनेस खत्म है, सिर्फ 32% सेकंड जनरेशन आगे कंटिन्यू कर पाती है। ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे। और मजे की बात देखो, 13% बिजनेसेस जो है वो थर्ड जनरेशन तक सर्वाइव करते हैं और सिर्फ 3% बिजनेसेस हैं जो फोर्थ जनरेशन के ऊपर तक सर्वाइव कर पाते हैं। ये डाटा बता रहा है। अवेयर हो जाओ, एकदम अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि जिस तरीके से, प्यार से, सिस्टमेटिक तरीके से और आपने ये पूरी की पूरी बिजनेस की अंपायर खड़ी की है या कर रहे हो, ये ईयर एंड ईयर एंड ईयर, जनरेशन बाय जनरेशन चलती रही, तो ऐसा क्या एस्पेक्ट है जिसको हमने ध्यान में रखना है और किस तरह से ऑनबोर्ड करना है सेकंड जनरेशन को, करेंगे डिटेल में बात आज। आ जाओ। देखो, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन इज सक्सेसफुल। क्योंकि क्यों होती सक्सेसफुल, हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस ना एक्चुअली कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन की पर्सनालिटी के साथ में पूरी तरह से अटैच होता है। और ऐसी 6 ट्रेड्स है जिसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल है। आपके वो ट्रेड्स है, नंबर 1 विजनरी। भाई फर्स्ट जनरेशन जो है वो विजनरी है, वो विजनरी है। हम आगे की देख पा रहे हैं, बहुत दूर की देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, विजनरी है। भाई ये बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अगर 6 ट्रेड की बात करूं तो सबसे पहला ट्रेड कौन सा है, विजनरी का। एंड यू आर आगे की देख रहे हो, पैशनेट। हाँ जी, बिजनेस ये पैशन चलाता है, आग लगी हुई है सीने के अंदर जबरदस्त तरीके से, जिसकी वजह से बिजनेस इन ऊंचाइयों को छू रहा है और तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और तीसरा, आपको मालूम है कि आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो प्रॉब्लम सॉल्वर वाला है। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कि सामने से जो प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस इन इटसेल्फ इज ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तभी तो वो इतने अमेजिंग तरीके से चल रहा है। और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पास ऑन करने के लिए आपको लगता है कि हमें उनको ये एस्पेक्ट बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्वर है हमारा बिजनेस, बिजनेस ही प्रॉब्लम सॉल्वर है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब वाटर की प्रॉब्लम थी तो बिस्लरी का बिजनेस आ गया, एंड लाइक दैट, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज वो तो आपकी पर्सनैलिटी का जबरदस्त ट्रेट है। तो सेकंड जनरेशन जब ऑनबोर्ड कर रही है तो उनके माइंड के अंदर पूरी की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, ड्रिवन पर्सनालिटी ट्रेट,
अब ये ड्रिवन पर्सनालिटी ट्रेट आपका है जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, क्योंकि आप ना ऑलरेडी ड्राइव हो अपने लक्ष्य के द्वारा, रुकते नहीं, मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, एक रास्ता रुका तो दूसरा खोलते हो, दूसरा रुका तो तीसरा खोलते हो, एक विंडो बंद होती है तो चार विंडो खुल जाती है। तो वो ड्रिवन पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि बिजनेस को इस लेवल के ऊपर लेकर आ रहा है। और रिस्क टेकर होना, रिस्क टेकर आप रिस्क टेकर हो। अब ठीक है, अब आगे बढ़ना है तो एक लंबी छलांग कई बार लगानी पड़ती है बिजनेस के अंदर। हमें बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमें डिसीजन लेनी ही होती है। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस सक्सेसफुल है क्योंकि 6 पर्सनालिटी ट्रेट है। रिस्क टेकर हो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो ना, आप ले रहे हो तभी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। यानी कि जो भी इन एंड अराउंड इन एंड अराउंड जो बिजनेस के आपके हो रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे कोई ब्लेम गेम थोड़ी चल रही है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ओके ठीक है, अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई है, ओके लेट मी रीसेट द वे ऑफ वर्किंग इन दिस वे और दैट वे और अदर वे। ये देखो, ये 6 पर्सनालिटी ट्रेट हैं जो कि आपके बिजनेस को फर्स्ट जनरेशन के अंदर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के आ रहे हैं। तो योर पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्चुअली आर एट द सोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन बिजनेस। ये हमें समझ लेना होगा, मान लेना होगा, देख लेना होगा कि जो बिजनेस अंपायर हम खड़ी कर रहे हैं और जो इतनी बड़ी अंपायर खड़ी कर दी है, ये 6 पर्सनालिटी ट्रेट के अराउंड घूम रही है। और तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, आर यू सीडिंग दीज 6 ट्रेट्स टू सेकंड जनरेशन? क्या करने की बात कर रहे हैं हम ये बात करने की टॉपिक चला रहे हैं, देखो कि किस तरह से ऑनबोर्ड करना है सेकंड जनरेशन इन योर बिजनेस, है ना। तो ये पर्सनालिटी ट्रेड क्या हम सेकंड जनरेशन के अंदर ऑनबोर्ड कर रहे हैं ऑन अ प्रोफेशनल वे सो दैट बिजनेस लेगेसी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि 32% ही सर्वाइव कर रहे हैं सेकंड जनरेशन में, 13% सर्वाइव कर रहे हैं थर्ड जनरेशन में और सिर्फ 3% जनरेट कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर। और जो मैं 6 पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहा हूं कौन से है, क्विकली रिकैप कर लो, क्विकली देख लो। मैंने बात की विजनरी, पैशनेट, प्रॉब्लम सॉल्वर, ड्रिवन पर्सनैलिटी, रिस्क टेकर एंड 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या ये 6 के 6 पर्सनालिटी ट्रेट हम सेकंड जनरेशन के अंदर सीडिंग कर रहे हैं? भाई 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 ऑनबोर्ड कर रहे हैं ना। तो बिजनेस आपने जिस लेवल पे खड़ा किया है तो नेक्स्ट लेवल पे बच्चे लेकर जाएंगे, तो इन पर्सनालिटी ट्रेट के साथ में लेकर जाएंगे। अगर नहीं कर रहे तो मेरा सवाल है क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? देखो, बिजनेस ना पूरी तरह से रिस्क पे है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 6 पर्सनालिटी ट्रेट बच्चों के अंदर लेकर आने हमें। अब ये तो है नहीं कि वो इंजेक्शन लगेगा, और ये भी नहीं है कि कोई किताब दे देंगे उनको या कोई ऐसा प्रोटेक्शन कर देंगे, कोई एफडी करा देंगे, कोई आपको पैसिव इनकम जनरेट करा सकते हैं उनके लिए। लेकिन बिजनेस तो फिर बिजनेस के तरीके से चलेगा ना, रिस्क पे आ जाएगा बिजनेस अगर ये पर्सनालिटी ट्रेट नहीं करते। कैसे समझते हैं, देखो एट सम पॉइंट ऑफ एज हम बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन जो है बिजनेस करते करते एक ना समय आता है जिंदगी का जब ना प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। और ज्यादातर लोग, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर ह्यूमैनिटी लूज इंटरेस्ट इन मनी एट ए स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ। अब किसी की वो स्टेज ऑफ लाइफ लाइफ के किसी मान लो एक पड़ाव के ऊपर आ रही है, वो कहते हैं कि ठीक है यार, इतनी मेहनत कर ली, इतनी भागदौड़ कर ली, मैंने स्कूटर पे गया, साइकिल पर गया, बसों पे गया, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया, मैंने तो एक एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर काम किया है। एक चांदनी चौक में हमारे बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं, उनके साथ जब लंच का मौका मिला और बैठे हैं, बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा कि जगमोहन, वो दिन होता था सोमवार का
और मैं होता हूं मार्केट के अंदर। आंधी हो, तूफान हो, बारिश में हो, उनको मालूम है कि मंडे का दिन है। अच्छा, कई लोगों को तो मार्केट के अंदर मुझे देखकर ध्यान आता था, हाँ आज तो मंडे होगा, आज तो मंडे होगा। अच्छा, जिस दिन ट्यूसडे है दूसरी मार्केट, वेडनेसडे तीसरी मार्केट, और पता लगे कि वो चाहे गुजरात की मार्केट है, तो चाहे वो किसी भी एरिया की मार्केट है, वहां पर वो बिजनेस ओनर प्रेजेंट रहता था, क्योंकि एक दिन उसका डिलीवरी करने का था और एक दिन उसका पेमेंट कलेक्शन करने का था। कहते एक एक डीलर के साथ बैठ के मैंने चाय पी है, एक एक सेल्समैन के साथ, चाहे साइकिल हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे बस हो, एक गत्ते का डब्बा रख के हमने जगह 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 पर सामान बेचा है। बहुत मेहनत की है जगमोहन, बहुत 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 मेहनत की है। बस अब नहीं यार, अब नहीं, अब वो तो गया। वो तो शुक्र है भगवान का, भगवान की कृपा है, ऊपर वाले ने अपना आशीर्वाद दिया और बिजनेस इतना फल गया, फूल गया। आज की डेट में तो मतलब सारे के सारे संसाधन अवेलेबल हैं। और अब तो हमने क्या किया, थोड़ा यूरोप वगैरह का टूर कर लिया, थोड़ा अमेरिका टूर कर लिया, थोड़ा हिंदुस्तान घूम लिया, थोड़ा हमने बद्रीनाथ और चारों धामों की यात्रा भी कर ली हमने। अब तो हमने ना, जुगुन तुम्हें बता रहा हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है। हम तो कंपनी की तरफ से लोगों को ये हेल्प करते हैं। उसके बाद सुबह की रूटीन बना रखी है, सुबह लोधी गार्डन में गए, आराम से आहा, 1 डेढ़ घंटा लोधी गार्डन के अंदर वॉक की। हमारा एक मॉर्निंग का ग्रुप बना हुआ है, फिर शाम को हम कैरम बोर्ड खेल लेते हैं। और हम पूजा पाठ, संडे का दिन है, वो आराम से हमारा 9 बजे से लेके 1 बजे तक का वो धन्य धन्य चलता है, और एकदम सिस्टम सेट है। लेकिन एक ही चिंता है जो मुझे खाई जा रही है, वो क्या है, कहते हैं बच्चे सारी की सारी अंपायर संभाल लेंगे क्या, सारी की सारी संभाल लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट देखो, उन्हीं की शेयरिंग के अंदर ये बात छुपी हुई है ना कहीं। जब उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, उन्होंने बड़ा किया, क्या बोल रहे थे वो, मंडे को हूं तो इसका मतलब है कि मार्केट में हूं, मैं मार्केट में हूं यानी कि मंडे है। दैट मीन टू से कितनी कंसिस्टेंसी, पैशन के साथ में, कितनी लगन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए उन 6 के 6 पर्सनैलिटी ट्रेड के साथ वो बिजनेस खड़ा कर दिया। अब एक लाइफ की स्टेज आ गई जब उसमें से वो एग्जिट कर गए हैं, वो एग्जिट कर गए हैं। अच्छा, सिस्टम ड्रिवन कंपनी बन गई है। सिस्टम ड्रिवन कंपनी का मतलब है कि शरीर बन गया है, लेकिन इस शरीर की जो आत्मा है, वो तो कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर ही है ना। अब निकाल दो शरीर में से आत्मा, सारा सिस्टम ड्रिवन है। आंखों का काम आंखें करती हैं, हाथों का काम हाथ करते हैं, पैरों का काम पैर करती है, लेकिन पूरे के पूरे शरीर को जो चलाने वाली आत्मा है, उसके जो 6 गुण तो चाहिए ही चाहिए ना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो पॉइंट में क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, द पॉइंट हियर इज, ये 6 पर्सनैलिटी ट्रेट सेकंड जनरेशन में चाहिए। लेकिन अब अगर हम लाइफ के उस स्टेज के अंदर हैं जहां पर अब लूज इंटरेस्ट हो गया है मनी के अंदर, उस समय ना, टाइम इज नॉट मनी। सारी जिंदगी हम बोलते आए हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, यूटिलाइज कर लो भैया, टाइम है। टाइम वेस्टिंग मनी वेस्टिंग के बराबर है। लेकिन आज वो स्टेज है जब टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ नाउ, टाइम इज लाइफ नाउ। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, अगर यही बात हमने अपने बिजनेस के एक स्टेज पे जाके रियलाइज करनी है, तो हम आज ही क्यों नहीं समझ लेते कि हमारे सिस्टम ड्रिवन बिजनेस के अंदर, जो कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, वहां पर 6 के 6 पर्सनैलिटी ट्रेड हैं जो कि हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर आज भी हम, अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट जनरेशन में हैं, आपको लगता है कि आप फर्स्ट जनरेशन में हैं और बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, तो 6 के 6 चल रहे हैं ना पूरी तरह से, ये भी सोच लो। और देखो एट सम स्टेज ऑफ लाइफ मनी में इंटरेस्ट तो लूज होने ही वाला है। तब टाइम इज नॉट मनी होने वाला है और टाइम इज लाइफ होने वाला है। और ये हम आज ही, अगर ज्ञान है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन में भी हो, अगर आप फर्स्ट जनरेशन में भी हो और अभी हो, और अभी मान लो आपकी उम्र 20 से लेके 30 से लेके 40 से लेके 50 से लेके कोई भी एज के अंदर हो, जहां पर आप बिजनेस सेट कर रहे हो, तो आज के इस सेशन में आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी तो होती चली जा रही है। इसका मतलब है क्यों ना इसकी तैयारी साथ साथ ही करें भाई। जब सेकंड जनरेशन को करना है, हो सकता है आपके बच्चे अभी 1 साल के हो, अभी कल ही हुआ है, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, अगर आपको लगता है कि उन्होंने भी बिजनेस के अंदर आना है, इतनी बड़ी अंपायर आप खड़ी कर चुके हो या करने वाले हो, तो आज ये वाला जो पूरा सेशन है ना, आपके लिए माइंड बॉगलिंग सेशन है माय डियर फ्रेंड। बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, अंदर जाकर देखो।
अंदर जाकर देखो, क्योंकि होने तो यही वाला है। क्योंकि ये पहली बार तो ऐसा नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर बिजनेस हो रहा है। बिजनेस तो हो रहे थे, पिछली जनरेशन में भी हो रहे थे, उससे पिछली जनरेशन में भी हो रहे थे, उससे पिछली जनरेशन में भी हो रहे थे। लेकिन आज इस रिसर्च के द्वारा आपको पूरा पता लग चुका है कि ये लाइफ साइकिल तो ऐसा ही है, और हम किस भलेखे के अंदर है। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। लेकिन न्यू जनरेशन ना तैयार ही नहीं है, अभी तैयार नहीं है न्यू जनरेशन। अब माइंडसेट फर्क हो सकता है, थॉट फर्क हो सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल तो वही है ना। अगर आप यस की स्टेज के अंदर हैं, अगर आप ये 6 पर्सनालिटी ट्रेट आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्पून फीडिंग तो कर नहीं सकते। कैसे जनरेशन के लिए तैयार करें, नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस के लिए? उसके लिए मैं आपके साथ ना कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल शेयर करता हूं। डायरेक्टर वर्सेस शेयर होल्डर, क्या मतलब हुआ? डायरेक्टर वर्सेस शेयर होल्डर का मतलब ये है कि जब नई जनरेशन आपकी आपके बिजनेस के अंदर आई ना, हम गलती क्या करते हैं, उनको पहले दिन से ही कंपनी में डायरेक्टर बना देते हैं। डायरेक्टर बनाते सारी कि अब बेटा बेटी को पता लग गया कि हम तो कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब उनके अंदर अभी वो 6 के 6 गुण डेवलप हमने होने ही नहीं दिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग वैसे ही एक्सपेक्ट करनी शुरू करा दी उनके साथ में। अब पूरी कंपनी के जो इंप्लॉइज हैं, मैनेजर हैं, सीईओ हैं, सारे वर्किंग वाले हैं, वो कहते हैं कि ये मालिक के बेटे हैं और डायरेक्टर हैं। और वो बेटे के अंदर भी वही गुण ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं पहले दिन से, क्योंकि हमने बिठा ही उनको डायरेक्टर की स्टेज के ऊपर दिया। अब डायरेक्टर की स्टेज पे बता दिया, गलती तो हमारी है। पहले दिन से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर डायरेक्टर की डेजिग्नेशन के अंदर आ गए। देखो वो एक ऐसी पोजीशन के अंदर लेकर आ गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो सेकंड जनरेशन है, उन्होंने बिजनेस को टेकअप करना ही है, तो पहले दिन से डायरेक्टर क्यों बनाना है? उनको शेयर होल्डर बनाएंगे ना, उनको शेयर होल्डर बनाएंगे, उनको शेयर होल्डर बनाएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी की डायरेक्टरशिप में तो आप थे, आप हो, फिलहाल अभी आप रहो, फिलहाल आप रहो। और उनको क्योंकि इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ठीक है, आप उनको शेयर होल्डर की फॉर्म में रख सकते हो। दैट इज समथिंग लाइक ओनरशिप, ओनरशिप राइट के हिसाब से, ताकि उनके माइंड में ये ओनरशिप का एस्पेक्ट भी आए। नहीं तो एक बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप उनको नॉमिनी बनाओ अपने शेयरों का। आप शेयर होल्डर हो, आप शेयर होल्डर हो तो साथ में अपनी शेयर होल्डिंग का नॉमिनी बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इमीडिएटली अभी छोटा बीज है, अभी पौधा हो रहा है, आते सारी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो डेजिग्नेशन भारी भरकम शब्द देने की जगह, सबकी एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल पे खड़े करने की जगह, उसको आपने क्या किया, एज ए शेयर होल्डर दे दो। अगर आपने उसको शेयर देने हैं, शेयर नहीं देने तो अपने शेयर्स का नॉमिनी बनाओ उसको, और उसको धीरे से एंटर कराओ अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार से बचे। तो फिर यहां पर आपको देखना है कि उसको हमने 6 पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए एज ए ओनर एंटर कर दिया है बिजनेस के अंदर सेकंड जनरेशन को, या उसको हमने मैनेजमेंट ट्रेनी हाँ, ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है, मैनेजमेंट ट्रेनी इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस के अंदर फॉर कम से कम 2 ईयर, ताकि वो बिजनेस के हर एक प्रोसेस को अच्छे से समझ ले। इसके लिए एज नो बार। कई लोग तो ये करते हैं, जब बच्चों की 2 महीने की स्कूल की छुट्टियां होती थी तो भी उनको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेके ना बिजनेस के अंदर, तो उनको ना वॉक थ्रू कराते थे वेरियस बिजनेस एस्पेक्ट के अंदर। जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है, अभी उन्होंने कोई एमबीए डिग्री कर लिया, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गया, तो भी लाइक अब वो तैयार है, तो एज ए डायरेक्टर जंप इन नहीं कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। वो 6 पर्सनैलिटी ट्रेड को सीखने के लिए एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आ रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर ही, कम से कम 2 साल के लिए। अलाउ देम ना भाई, अलाउ देम टू एब्जॉर्ब एंड इवोल्व एट देयर ओन एंड फाइंड द पैशन। देखो आपके बिजनेस के अंदर अब कौन से एरिया के अंदर वो अपना पैशन ढूंढने वाले हैं। क्या वो प्रोडक्शन ऑपरेशन के अंदर ढूंढने वाले हैं, कि मार्केटिंग में ढूंढने वाले हैं, कि ट्रैवल
कि बाइंग के अंदर उनका इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो देखो पूरी स्कूलिंग करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, और उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में बहुत पैशनेट है, उसका मन भी है बिजनेस में फादर को ज्वाइन करने का, पेरेंट्स को ज्वाइन करने का, और एट द सेम टाइम उसको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 2 साल के लिए एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आ जाओ अंदर। और जब वो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी बिजनेस के अंदर आ रहा है, और आपकी कंपनी के अंदर वेरियस मैनेजर्स लेवल के जो लोग हैं, जब उनको इस बात का एहसास होगा, तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन एज ए डायरेक्टर उनसे सवाल पूछने की होगी, उनसे मजे लेने की होगी, या उनकी एज ए सीनियर बन के उसको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी एक बार अवेयर कराने की सारी रिक्वायरमेंट रहेगी। माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पूरी तरह से? यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज समथिंग what is the basic and the fundamental। क्या मैंने बात किया कि हमने पहले दिन से ही डायरेक्टर नहीं किया, हमने पहले दिन से ही ओनर का टैग नहीं लगाया है, बल्कि हमने 2 साल का मैनेजमेंट ट्रेनी उसको अपनी कंपनी के अंदर लिया है, ताकि वो इवॉल्व हो, वो पूरे इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करे, उसको थोड़ा समझने दो, देखने दो। अदरवाइज क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, वो पता क्या कहता है? कहता है मैंने ना पापा की कंपनी ज्वाइन किया, पापा की कंपनी बेकार है, बेकार बेकार से लोग हैं, उनका फिक्स माइंडसेट है, वो मुझे ना चेंज करने पड़ेंगे सारे। मुझे तो अपनी वो सीमा मीना गीता, और आज सीमा मीना तो नाम नहीं होते आजकल, मैं तो कौन से जमाने की बात कर रहा हूँ, मैंने तो सैंडी प्रीति की बात कर रहा हूँ तो उनको हायर करना होगा, मुझे पूरी टीम इवॉल्व करनी होगी, वर्किंग कल्चर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से सूरज की रोशनी आनी चाहिए, वहां से खिड़की चेंज होनी चाहिए। अब उसका सारा ध्यान कहाँ पर लगेगा? उसका सारा ध्यान वहीं पर लगेगा जो आज तक वो सीखता आया है, फिल्मों में देखता आया है, या अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम करता आया है। वो इमीडिएटली पहले दिन से आके क्या करने की कोशिश करेगा? इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश करेगा, और लगेगा कि नहीं यार विचार नहीं मिलते, क्या एकदम दकियानूसी थर्ड क्लास विचार है, कच्चे पक्के का काम करते हैं, सारा सारा कैश आता है, कौन करेगा आज के जमाने में, कौन करता है ये वाले काम? और सडनली उसके अंदर वो 6 पर्सनैलिटी ट्रेड तो डेवलप हुए नहीं जो उसके बेसिस पे बिजनेस खड़ा किया है, और बिजनेस के जो अंदर की जो स्किल थे, जिसकी वजह से आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रखी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, उसने आते सारी पहले दिन ठा वो फंडामेंटल को ही रस्सी को काट दिया, तो बिजनेस खत्म। फिर कहता है कि बिजनेस बेकार है, ना जी ना, बिजनेस बेकार है। तो पॉइंट मैं क्या देना चाहता हूं यहाँ पे, पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहता हूं कि बिजनेस में अंदर आने के बाद उसको ना थोड़ा एब्जॉर्ब होने दो, थोड़ा समझने दो, थोड़ा अपना इवॉल्व होने दो, थोड़ा उसको पैशन एरिया समझने दो, और कम्युनिकेशन में आए, अपनी एस्पेक्ट करे। कैसे जगमोहन, कैसे? ऐसे, जब 2 साल हो गए हैं, पूरी समझ आ गई है, अब आपने क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, एक प्रॉफिट सेंटर आपने विद इन द बिजनेस क्रिएट कर दिया। प्रॉफिट सेंटर आपकी बाइंग हो सकती है, जो भी आप रॉ मटेरियल ऑल ओवर इंडिया से यहाँ वहां से परचेज करते हो, तो मटेरियल को परचेज करके बिजनेस में यूज करना इज योर प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर आपका हो सकता है, मान लीजिए आप जब सेल करते हो, तो सेल करते हो तो मार्केटिंग सेल्स एरिया प्रॉफिट सेंटर हो सकता है, या आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं तो एक फैक्ट्री प्रॉफिट सेंटर हो सकती है, आपकी लोकेशन है, आपकी ब्रांचेस हैं, आपका मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो है वो नॉर्थ इंडिया एक प्रॉफिट सेंटर हो सकता है, साउथ इंडिया एक प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। आप लीजिए, मान लीजिए बाइसिकल का सेगमेंट है, एक बैटरी का सेगमेंट है, आपने कहा ये बाइसिकल का सेगमेंट एक प्रॉफिट सेंटर हो सकता है। यानी कि अब आपको एक प्रॉफिट सेंटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना है विद इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। उसको बता दो कि देखो ये चाइना से जितने भी नए बाइसिकल हैं वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने खरीदने हैं और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके बेचना है, या अब आपने एक्सपोर्ट देखना है। एक्सपोर्ट के अंदर सारा का सारा माल जो जर्मनी इटली के अंदर जाता है वो किस तरह से जाएगा, ये पूरा का पूरा डिवीजन बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, बेटी मैं आपको दे रहा हूँ, बेटा बेटी कोई फर्क नहीं है, तो बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ, बच्चे आपको दे रहा हूँ। ओके ठीक है, ये दे दो। तो आपने उसको एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिया, 2 साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर गया, जितना भी एब्जॉर्ब कर दिया, अभी उसको एक प्रॉफिट सेंटर डिक्लेयर करते हुए वो दिया, क्यों दिया? ताकि वो अपना पैशन डेवलप कर सके और अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को चेक कर सके। बिजनेस का मतलब ही है कि रिस्क टेकिंग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी।
तो क्या किया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बता रहा हूं, जहां जहां मैंने बिजनेस ओनर के बच्चों को सक्सेसफुली नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए देखा। तो अब आपने उसको प्रॉफिट सेंटर बना दिया, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बना दिया। देखो समस्या क्या होती है हमारे बिजनेस के अंदर, समस्या ये होती है कि हमें पूरे बिजनेस का ही प्रॉफिट नहीं पता होता। हमारी पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल समरी नहीं बन रही हमारे, तो पता ही नहीं है कि बस पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं। और मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं, ना केवल आपके बिजनेस की फाइनेंशियल समरी बने, बल्कि बिजनेस के अंदर जो वेरियस डिवीजन है उसके कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर बने। वो प्रॉफिट सेंटर किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ताकि बच्चे ने जब एंटर किया और उस प्रॉफिट सेंटर को पकड़ा, उसने उस प्रॉफिट सेंटर को वो नेक्स्ट कितने लेवल के ऊपर लेके जा रहा है, उस लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करनी है, उस लेवल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमने करनी है, ताकि डैशबोर्ड की तरह हम मेजर कर सकें कि उसके आने के बाद इस एरिया में क्या इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले इस एरिया में प्रॉफिट कितना था, अब कितना हो गया है, वर्किंग कैपिटल कितनी लगी थी, अब कितनी लगी हुई है, इसकी आरओआई और इसके वेरियस फाइनेंशियल पैरामीटर डैशबोर्ड के हिसाब से इस प्रॉफिट सेंटर के मूव अप हो गए हैं क्या, और बाकियों के साथ में कंपैरिजन। जब ये बच्चा स्कोर बोर्ड देखेगा ना, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस के ऊपर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और प्रेजेंटेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आकर कि देखो जी जब मैंने एंटर किया तो ये एरिया में इस लेवल पर थे, उस लेवल पे थे। बच्चे तो परेशान ही हो जाते हैं, कहते समझ नहीं आता जगोन, समझ नहीं आता, पता नहीं कैसा मेरे पापा का बिजनेस है, बेड़ा ही गर्क कर रखा है, कुछ नंबर ही समझ नहीं आते, बस वहां जाओ दिन रात काम करके रात को वापिस आ जाओ। करना क्या है, सुबह 9 बजे पहुंचना है, फिर कुछ ना कुछ माल डिस्पैच कर दो, कुर्सी पे बैठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, ई वे बिल बना लो, और शाम को दुखी परेशान होके घर आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर घर आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर घर आ जाओ। पापा का बिजनेस ज्वाइन करने का मतलब है कि जाके दफ्तर में बैठ जाओ, कभी टीवी के चैनल चेंज कर दो, कभी ध्यान रखो, कभी पापा कहते हैं कि इस पे ध्यान रख लेना, कभी उस पे ध्यान रख लेना, कभी कोई वेंडर पार्टी आती है, कोई वेंडर पार्टी आती, सप्लायर आता है, तो पापा उससे बात कर रहे होते हैं और मुझे कहते हैं बैठ जा साथ में, मैं देख किस तरह से बात करता हूँ कभी। तो बेसिकली कोई ना कोई, मतलब मैं कई सालों से ना यही देखता आ रहा हूँ, जब भी कोई डिसीजन लेता हूँ धड़क करके डांट पड़ जाती है, हर डिसीजन के अंदर इंटरफियरेंस हो जाती है, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें बैठना नहीं चाहिए था, तुम आज जो है वो शर्ट ठीक नहीं पहन के आए, पैंट ठीक नहीं पहन के आए, तुम्हें ये करना चाहिए, पता नहीं बिजनेस कैसे संभालोगे। जब भी किसी गुस्से में होते हैं सभी लोगों से अच्छे से बात करते हैं, मेरे से ही पता नहीं क्यों गुस्से में बात करते हैं, सारा अपराधी मैं ही हूँ, और मुझे समझाने लग जाते हैं बेटा ये ना करना वो ना करना। अरे बस करो, अपने धंधे पे ध्यान दो, बेटा आपका वो समझदार है, बेटा कर लेगा। आप हल्का हल्का रिलेट कर पा रहे हो, आप हल्का हल्का रिलेट कर पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे हम गलतियां करते थे, लेकिन अब गलतियां करने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने बिजनेस में पहले उसको हमने मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2 साल के लिए रखा है, उसको अलाउ कर दिया है कि भैया एब्जॉर्ब कर ले, इवॉल्व हो जा, अपना पैशन ढूंढ ले, और उसके बाद एक प्रॉफिट सेंटर दे दिया है ताकि आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को हैंडल करो। मैं तो बेटा आपके अंदर, बेटी आपके अंदर पैशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाह रहा हूं, डेवलप करना चाह रहा हूं। ठीक है जी, आ जाओ। अब ये आगे क्या करें, आगे देख लो, जो सीईओ है ना कंपनी का सीईओ, अब ये नहीं है कि जैसे ही फादर है तो वो सीईओ है, अब बेटा आ गया तो वो सीईओ है। ना 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 ना, सीईओ अलग होता है, बोर्ड मेंबर अलग होता है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि धंधे को चलाने वाला, जो बैठा है, जिसकी नजर में सारी की सारी चीजें हैं, सीईओ। अब आपका सीईओ प्रोफेशनल भी हो सकता है, आपका सीईओ आपका बहुत पुराना बंदा जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है वो भी हो सकता है, आपका प्रोफेशनली हायर्ड हो सकता है, पुराना बंदा हो सकता है। सीईओ यानी कि बिजनेस को चलाने वाला आप खुद हो सकते हो। जब सेकंड जनरेशन ने आपके बिजनेस में एंटर किया ना, तो आप मान के चलो उसका 2 साल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एक हैंडल कर रहा है, वो कर लिया। अब उसको बना दो डायरेक्टर कंपनी के अंदर, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो डायरेक्टर बन गया कंपनी के अंदर। डायरेक्टर बनने के बाद वो बोर्ड मेंबर है, यानी कि फैमिली मेंबर है, बोर्ड मेंबर है, फैमिली मेंबर है, अभी सीईओ नहीं बना। सीईओ या तो आप ही हो, सीईओ या तो आपके बाकी सारे जो मैनेजर जिसको रिपोर्ट करते हैं, आपके जीएम वीपी है, जो पर्सन आपका राइट हैंड है वही है सीईओ, वो चला रहा है बिजनेस। दिक्कत क्या होती है यहाँ पर ना, ईगो क्लैशेस होते हैं, क्योंकि उस सीईओ को मालूम है
कि धंधे को चलाना कैसे है, पकड़ कहां पर है। देखो आप मेरी बात से सहमत हो क्या कि हर बिजनेस के ना कुछ बारीकियां होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ ऐसी तारे होती हैं, कुछ ऐसी आत्मा होती है जिसने धंधे को पकड़ के रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल साड़ी के बिजनेस के अंदर जो अंदर की आत्मा है ना, वो है कि आप किस से किस से किस रेट पे माल खरीदते हो, किससे किस रेट पे माल खरीदते हो बल्क में। तो उसके बाद तो सारा खेल है, और मार्केटिंग भी हो जाएगी, मेहनत भी हो जाएगी, सेल भी हो जाएगी, सब कुछ कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, लेकिन आत्मा ये थी खरीदा कहां से। उसी तरह से अगर आप तो प्लास्टिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसकी जो अंदर की जड़ है ना, जो प्लास्टिक पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो डाई बनाई है ना, मोल्ड बनाई है, और मोल्ड किसने कैसी बनाई है, और उसकी जो फिनिशिंग है ना, और किस स्मूथनेस के साथ में वो प्रोडक्शन आपकी होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वरना डाइयां तो सारे बनाते हैं, प्रोडक्शन तो सारे करते हैं, जो वर्क किए जा रहे हैं उसके ऊपर चर आती है, भेंट आती है, जो भी आता है, सही होती है, गलत होती है, क्या होती है। अगर आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर हो, तो डिपेंड ये करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस के अंदर आपके संबंध किस तरीके के हैं, रिलेशनशिप कैसी है। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना पैसे का इतना दबाव आता है, मंथ एंड के ऊपर ब्रूम करके सेल निकलती है, और उसके पैसे आते हैं धीरे 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 धीरे, एकदम मंथ एंड के ऊपर स्क्यूड सेल पैटर्न होता है। यानी कि 10% बिकता है माल पहले 15 दिनों के अंदर, और 90% माल बिकता है सेकंड 15 दिनों के अंदर। फिर आप कैसे स्क्यूड पैटर्न को ब्रेक करते हो, और वहां पर अपने मंथ बाय चलते हो। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ना जो गूढ़ तत्व छुपा हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो गूढ़ तत्व छुपा हुआ है ना, वो है अभी आप क्या सर्विस दे रहे हो मैटर ही नहीं करता। अभी आप क्या सर्विस दे रहे हो मैटर ही नहीं करता। वो सर्विस देने के बाद, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है, ये मैटर करता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। आप आर्किटेक्ट हो, आपने अभी तो नक्शा बना दिया, बढ़िया बढ़िया वाह वाही हो गई, लेकिन आप कामयाब आर्किटेक्ट तभी बना माने जाओगे कि जब कंस्ट्रक्शन हो गई और चल रहा है, कोई ना कोई पॉइंट आया, आपने फिर भी उसको सपोर्ट किया। आप मान लीजिए मैन पावर सप्लाई के अंदर हो, उस समय तो बढ़िया मैन पावर सप्लाई करके ये सारे काम कर दिए, लेकिन बाद में जब कस्टमर की कोई क्वेरी आती है ना, आप उस क्वेरी को किस तरह से हैंडल करते हो। यानी कि माल दिया, माल बेचा, यानी सर्विस दी, सर्विस बेचा। सर्विस वालों समझ लो आपकी जिंदगी ना, बाद में आप किस तरीके से उससे इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, सपोर्ट करते हो, रेफर करते हो, अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लेते हो, वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। इसका मतलब है कि हर इंडस्ट्री की, आप कहीं चले जाओ, हर इंडस्ट्री के स्पेसिफिकली अंदर जाकर आपको पता लगेगा। जैसे मेरी बिजनेस ओनर से बातचीत होती रहती है, और मैं तो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में उनसे डिस्कशन करता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मुझे उस लूप को पकड़ना होता है ना। और कई बार किसी खास तरह की हैबिट होती है बिजनेस ओनर की, और वो बिजनेस का एक कल्चर होता है। तो जब हम वहां पर जब एंटर करेंगे ना, तो ग्रोथ मल्टीप्लायर वहीं पर ही छुपा होता है, जो कि अराउंड दी पैशन एरिया ऑफ द बिजनेस होता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। तो हमने वो पकड़ लिया। अब बच्चों को कैसे पता लगेगा, सेकंड जनरेशन को कैसे पता लगेगा, जब तक उसकी आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा ना, वो सामने होते हुए भी दिखेगा नहीं। बिजनेस का जो रहस्य है वो सामने होते हुए भी दिखेगा नहीं, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको 2 साल के लिए उसको इवोल्व होने के लिए बोला, इवोल्व होने के बाद उसको एक प्रॉफिट सेंटर देके काम करने के लिए बोला। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि वो कंपनी के अंदर सीधा उसको सीईओ की डेजिग्नेशन नहीं दे रहे हो आप। सीईओ तो जो बिजनेस की पकड़ बना के रखी हुई है जिसने, वही है सीईओ, वही है। इनफैक्ट बोर्ड मेंबर हो, उसका फायदा क्या रहता है कि आप मंथली बोर्ड मीटिंग में, क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग में, जहां पर सीईओ ऑफ द कंपनी बैठे हुए हैं, तो उनसे आपकी सेकंड जनरेशन कम्युनिकेट कर सकती है, अपने आइडियाज उनके सामने रख सकती है। बस आइडिया को इंप्लीमेंट करना कि नहीं करना सीईओ का काम है, क्योंकि बोर्ड मेंबर जो आपकी सेकंड जनरेशन है, उसको तो एक प्रोजेक्ट दिया ही हुआ है ना,
2 प्रोजेक्ट कर दो, 3 प्रोजेक्ट कर दो, 4 प्रोजेक्ट कर दो, धीरे 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 उसको अंदर लेकर आओ। चाहे उसकी एज 18 साल की है कि उसकी एज 28 साल की है कि उसके 38 साल की है, किस स्टेज के ऊपर उसको एंटर कर रहे हो, सीईओ के थ्रू नहीं कर रहे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर डायरेक्टर, अब बोर्ड मेंबर की तरह उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि धंधे पे पकड़ बने और बीच की तार टूटे नहीं, ईगो क्लैश ना हो, वरना ईगो क्लैश हो जाएगा, ईगो क्लैश हो जाएगा। मैंने तो देखा एक बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था और बहुत अमेजिंग प्लान चल रहा था, वो जाकर जगह थी उसकी वो वेरावल, वेरावल गुजरात में एक जगह है, वेरावल समुद्र के किनारे, ओए होए होए, सोमनाथ मंदिर के पास। तो वहां पर बहुत बढ़िया प्लांट चल रहा था। अब बिजनेस ओनर का बेटा आ गया, उसने प्लांट को विजिट किया। अब प्लांट का हेड भी साथ साथ चल रहा है और बिजनेस ओनर का बेटा भी साथ साथ चल रहा है। बिजनेस ओनर के बेटे ने कहा, ये क्या मतलब है, ये इतना गंद क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे इतने स्क्रैप के ढेर क्यों लगे पड़े हैं, इतने सारे ये क्यों लगे पड़े हैं, वो क्यों लगे पड़े हैं। तो प्लांट हेड ने उसको बोला कि बेटा शांत, बेटा शांत, बेटा शांत, बेटा है कि वो कहता है कि पता नहीं कैसे चलाते हो, आपकी डबल ट्रिपल पता नहीं प्रोडक्शन होगी, कब होगी, कैसे होगी। उसने अपने तैशो तुशो में आके जाके बोर्ड मीटिंग में अंदर जाके उसने सारा बोल दिया कि पूरा रिवाइवल प्लान चलेगा। जो प्लांट हेड है उसने अगले दिन ही रिजाइन कर दिया, ईगो हर्ट हो गई ना, ईगो हर्ट हो गया था, चला ले फिर कल के कल दे जम्मे बच्चे हैं पंजाबियों की ईगो भी बड़ी खतरनाक होती है, कल दे मुंडे। अच्छा, तो पॉइंट समझो आप, पॉइंट समझो, वहां पर जाकर वो सीईओ लेवल का बंदा निकल गया, निकल गया। अब चला लो, रख लो स्क्रैप के ढेर सफाई के साथ में रख लो स्क्रैप के ढेर सफाई के हिसाब से। भैया बिजनेस तो ऐसे नहीं होता, धंधा तो ऐसे नहीं चलता। इसका मतलब है उसकी गूढ़ पकड़नी थी, उसकी जड़ पकड़नी थी, उसकी जड़ पकड़नी थी। आप ना बहुत जबरदस्त तरीके से रिलेट कर गए हो। तो आप सीईओ वर्सेस फैमिली मेंबर यानी कि बोर्ड मेंबर, तो बोर्ड मेंबर के रूप में बताया और उसको बताया कि आप बोर्ड रूम के अंदर यानी कि बोर्ड मीटिंग के अंदर ना, जब आपकी मंथली मीटिंग होती है, वहां का ना एक आप डेकोरम सेट कर दो कि इस बोर्ड मीटिंग के अंदर हम बहुत पोलाइट भी हो सकते हैं, हम लड़ भी सकते हैं टिशुम टिशुम, और हम ना कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब बोर्ड रूम में एंटर करेंगे तो मुस्कुराते हुए एंटर करेंगे, और जब बोर्ड रूम से बाहर जाएंगे तो एकदम मुस्कुराते हुए, जैसे कंपनी के डायरेक्टर बाहर निकल रहे हैं मुस्कुराते हुए, जैसे सामने से मान लीजिए फोटो खींची जा रही है, रिपोर्टर है, पत्रकार है, सारी आपकी फोटो खींच रहे हैं जैसे कि वैसे हैं सब मुस्कुराते हुए। अच्छा, इसका मतलब है बोर्ड रूम में एंट्री और बोर्ड रूम से एग्जिट दोनों स्माइल है पूरे वर्ल्ड के लिए, अंदर जो मर्जी करो, और अंदर की बातें अंदर, घर की बातें घर। कोई किसी पे कोई सवाल कर सकता है, अच्छे वाला पॉजिटिव, उसको चैलेंज कर सकता है, उसकी लिमिटेशन को आस्पेक्ट कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है नए प्रोजेक्ट के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन क्यों हुई, ज्यादा क्यों हुई, ऐसे क्यों किया, वो डिसीजन कैसी थी, किस तरह से थी। तो फ्री फ्लो डिस्कशन के अंदर, जिसको जीरो आवर बोलते हैं, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग आपकी जो है वो एमआईएस से स्टार्ट होती है, एमआईएस में नंबर देखे जाते हैं, नंबर देखने के बाद पहले 15 मिनट में वैसे बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, पहले 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि नंबर सभी के पास होते हैं, सारे नंबर्स देखकर आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, सदन के तौर पे सामने स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे नंबर दिखाए जाते हैं कि कंपनी की ये परफॉर्मेंस रही, ये सेल, प्रोडक्शन, वर्किंग, ये वो, 15 मिनट में सारा काम हो गया। अब बाकी आपके ऊपर है। अब आपकी मीटिंग आप अगर 45 मिनट की करते हो तो पहले 15 मिनट आपने नंबर देख लिए, बाकी 16वें मिनट से लेके 45वें मिनट तक जो डिस्कशन करनी कर लो, आखिरी में 15 मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए रखना। अगर आप 2 घंटे की मैराथन मीटिंग करते हो तो भी 15 मिनट प्लस 1 घंटा 45 मिनट। अगर आप आधे आधे दिन की बोर्ड मीटिंग करते हो तो करो, कौन रोक रहा है। कुछ लोग तो सारे दिन की करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। चलो, कोई भी मीटिंग जो है ना, एक मील ब्रेक पे स्टार्ट होनी चाहिए और दूसरे मील ब्रेक से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। ये जो मील आ जाता है ना बीच के अंदर, ये सारी इसेंस मर जाती है मीटिंग की। मीटिंग में मील नहीं आना चाहिए, नाश्ता नुश्ता ये चल रहा है यहाँ पे, ये चावल चल रहे हैं, रोटियां चल रही हैं, खाने चल रहे हैं, दूध चल रहा है, किसी ने यहाँ गिरा दिया, वो सलाद देना सलाद। उधर सीईओ ने इतना अच्छा पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि जो नया प्रोजेक्ट है वो ब्राजील में अगर हम लगाते हैं तो ठीक रहेगा, वो देना सलाद पास करना, सलाद वो साथ में अचार भी दे देना। अरे, ये बोर्ड मीटिंग हो रही है, ये क्या मतलब कि किसी शादी में आए हुए हैं, और शादी में आकर हम जो है वो गोसिप्स कर रहे हैं, आते वही हैं। ऐसे थोड़ी होती है बोर्ड मीटिंग, ऐसे नहीं होती। बोर्ड मीटिंग होती है, जब आते हो तो बोर्ड मीटिंग में अगर आपको मील सर्व करना भी है तो मील सर्व होगा, 15 मिनट का ब्रेक ले लो ना बीच के अंदर।
उठो, बैठो साइड पे, जैसे होटलों में जाते हो आप, तो साइडों पे लगे होते हैं ना कि वहाँ उठे, अपनी जिसने चाय पीनी, बिस्कुट उठाना है, जो खाना है वो करो। तो चाय, बिस्कुट, कॉफ़ी या फिर कोई हेल्थ ड्रिंक जो भी आपने लेनी वो कर लो। ये बोर्ड रूम की मीटिंग के अंदर आपको तो रोज़ लंच करने की आदत है और आपको लगता है कि वहाँ जो बैठने का मतलब ही लंच करना है। ना, 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 ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो चेंज करो। लंच करने का एरिया इधर वाला है। जिस दिन बोर्ड मीटिंग होगी लंच वाले एरिया में, नहीं तो दिमाग सारा खाने में ही घुसा रहता है 24 घंटे। मेरी बात समझ लो, बच्चे ना पसंद नहीं करते इस चीज़ को। देखो आज के बच्चे ना इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो बड़े प्रोफेशनल हैं। वो देखो इतने बड़े-बड़े स्कूलों, कॉलेजों, एमबीए में पढ़ा रखे हैं। वहाँ के जो बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनको समझाया हुआ है कि बिज़नेस इज़ टू बी डन लाइक दिस, व्हाट वी नीड टू बी लाइक डन दिस। वो अपने बिज़नेस के अंदर आते हैं, पापा को देखते हैं कि 2 भटूरे मुँह के अंदर हैं और वहाँ पर ऑर्डर भी दे दिया साथ में, लो जी 2000 किलो माल खरीद लो वहाँ से। ऐसे उनको फिर बड़ा गुस्सा आता है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, बताते नहीं है वो आपको, बताते नहीं, वो पता भी नहीं लगता कि पता नहीं क्यों नाराज़ रहता है। मेरा बेटा या बेटी क्यों नाराज रहती है बिज़नेस के अंदर आके। उनको वो जो खाने की खुशबू आ रही होती है ना हर जगह से, तो उससे वो खुश नहीं होते वो, तो उनको बड़ी सफोकेशन सी फील होती है। राइट, तो मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों से डिस्कशन की है। इससे भी मैंने कहा क्या हो गया? बच्चे ने पूरा बताया, पापा ये करते हैं, पापा नहीं होगा, सुनता ही नहीं है मेरी। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सेकंड जनरेशन में जब आप एंटर कर रहे हो, अपने बिज़नेस के अंदर लेकर आ रहे हो, तो वहाँ पर आपने कल्चर सेट कर दिया, एस्पेक्ट सेट कर दिया। सीईओ नहीं बनाना उसको। देखो जो डिसीजन लेगा ना वो गलती करेगा। सुन लो मेरी बात, जो डिसीजन लेगा वो गलती होगी। हर किसी गलती में मीन मेख निकल जाते हैं। तो अब आप तो खिलाड़ी हो, आप तो खिलाड़ी हो और आपके ना बहुत गलतियां करते हो आप भी। देखो फर्स्ट जनरेशन वालों सुन लो मेरी बात, आप इतनी गलतियां करते हो, इतनी गलतियां करते हो, मैं बता नहीं सकता। मैं बताऊंगा ना कैश फ्लो कोच बता रहा है इतनी गलतियां करते हो, मतलब मैं खोलता हूं ना तो 80% तो गलती ही होती है उसके अंदर। लेकिन पूरे बिजनेस के अंदर ना आपको कोई बोलता ही नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन में हो ना और आपने खड़ा किया है। और एक तो आपका डर और एक आपकी रिस्पेक्ट, उस चक्कर में कोई नहीं बोलता आपको। अब होता क्या है, अब आप उस ओरा के ऊपर बैठे हुए हो, अब बच्चा आ गया, अब उसका ना तो वो डर है ना तो उसकी रिस्पेक्ट है। अब ये जो कुछ भी करेगा, अब इसकी 80% गलतियां तो लगती है, 800% गलतियां नजर आती हैं। इसको सारे शिकायतें लेके आपके पास आते हैं और आप जो इसकी लेनी देनी करते हो वो अलग करते हो। इसका मतलब है कि हम कौन सा दूध के धुले हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले। कोई दूध के धुले नहीं हुए, हमें कोई बोलता नहीं है, हमें कोई बताता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है हमें कुछ कहने की, हमारी डिसीजन गलत होने की। जब हमारी डिसीजनें गलत भी हो जाती हैं तो एज ए बिजनेस ओनर क्या हम उसको ठीक नहीं कर देते? एज ए बिजनेस ओनर हम सब गलतियों को ठीक कर देते हैं आने वाले समय के अंदर। लेकिन बच्चों को स्पेस नहीं देंगे ना, बच्चों को स्पेस नहीं देंगे। हमें लगता है कि ये रोबोट है ये रोबोट है ये तो एकदम 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 रोबोट है और ऐसा पर्सन है जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। इतना तो मैंने इसको समझा दिया, कल शाम को ही समझाया था कि ऐसे ऐसे करना, फिर आज गलती कर दी। देखो गलतियां सब करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, स्पेस देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे बिठा के वो गलतियां कर रहा है। प्रॉफिट सेंटर में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गलतियां सीईओ लेवल के ऊपर हो रही हैं तो सीईओ की पोस्ट देनी क्यों है? अब आप समझ गए, अब आप समझ गए, अब आप पूरी तरह से समझ गए सीईओ की पोस्ट शुरू में देनी क्यों है पहले 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो इसका मतलब है जर्नी के अंदर है, जर्नी के अंदर है। इतना दमदार मजबूत बन के आने वाला है ना आपका सेकंड जनरेशन। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, कमाल है। वो हीरा है हीरा, उसको अपने पैशन पे काम करने दो, उसको डिसीजन लेने दो। वो जितनी ज्यादा गलतियां करेगा ना, जितनी ज्यादा गलतियां करेगा, और जब आप उसके पास चले जाओगे कहेंगे चिंता मत करो, पापा है ना, पापा है ना संभाल लेंगे, मम्मा है ना चिंता मत कर, तू कर गलतियां बेटा, कर गलतियां। उसकी गलतियों को नीचे से खड़ाक, वो आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा देना। क्योंकि मैं आपके बिजनेस को सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के ऊपर लेके आने वाला हूँ। 6 ट्रेट बच्चों के अंदर डेवलप करवाने वाला हूँ। चलो धीरू भाई अंबानी साहब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब उनके साथ में एक इमोशनल घटना घटी थी, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया, और उनका बेटा जो मुकेश अंबानी है, 1980 में वो एमबीए करने के लिए सैनफोर्ड चले गए थे। वैसे केमिकल इंजीनियर है अपना मुकेश भाई, तो केमिकल के अंदर उन्होंने पढ़ाई छढ़ाई की है। और उसके बाद कहते हैं चलो भैया सैनफोर्ड भी चलते हैं। हाँ, पापा का बिजनेस है, सब कुछ है, डन 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 डन। सैनफोर्ड में जाकर उन्होंने, अभी चल रहा था लेकिन उनको बुला लिया गया वापस। क्योंकि क्योंकि फैमिली में ना रिलायंस के अंदर उसमें बड़े पंगे चल रहे थे, लाइसेंस वाइसेंस ये वो, न्यूज़पेपर मीडिया टकाटक। तो बेटा एक इमोशनल एस्पेक्ट के साथ में सैनफोर्ड की पढ़ाई को बीच में छोड़कर आया था। 1986 के अंदर हार्ट का स्ट्रोक भी हुआ था फादर को। मैं ये कह रहा हूँ
कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल कर रहा हूं, मैं आपको रियल बैकग्राउंड बता रहा हूँ पीछे का। तो यानी कि उस समय क्या था, तो बेटे ने जिम्मेदारी समझी, मुकेश ने पहले दिन से ही, हाँ यार मुझे करना है, इस तरह की तो टेंशन है, माहौल है, समझना है, करना है। टेक्निकल तो वो था ही, केमिकल इंजीनियर था, तो इस तरह से फादर के साथ में थोड़ी बॉन्डिंग हुई, थोड़ी इमोशनल बॉन्डिंग हुई। अब जब फादर को स्ट्रोक हो गया 6वें साल के अंदर ही, अब सारी की सारी कमान उसके हाथ में आ गई। अब 80 से लेके 86 तक, 80 से लेके 86 तक फादर की छत्र छाया के अंदर वो सीख रहा है। वो भी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आया था कंपनी के अंदर जब पहली बार आया था। ओके, उसके बाद 1986 में जब फादर को स्ट्रोक हुआ, तो इमोशनल बॉन्डिंग बन गई, पूरी मीडिया वाडिया सारी उसके ऊपर आ गई थी, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर हो गया उस दौरान इमोशंस के चक्कर में। तो फादर क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, वो धीरे धीरे हॉस्पिटल से आना, वापिस आना, करना, फिर फैमिली, कोकिला बेन, छोटा भाई अनिल अंबानी, अनिल वगैरह जो है वो मार्केटिंग देखते थे, और जो मुकेश है वो अंदर के ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी, आइडियाज वगैरह देखता था, वो लाइमलाइट में नहीं आता था। तो दैट वे, अब ये जर्नी देखो, जर्नी आई ना इमोशनल अटैचमेंट, उसको इमोशनल अटैचमेंट पॉजिटिव वाली आई है। देखो इतनी बड़ी बड़ी अंपायर जो खड़ी होती है ऐसे नहीं खड़ी होती, वो पैशन और जो मैंने बताया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 6 के 6 ट्रेड जो मैंने आपको बताए, तो कहीं ना कहीं आप वो सारे के सारे ट्रेड इस स्टोरी में भी देख सकते हो, जहां पर एक इमोशनल अटैचमेंट और पैशन भी इसके अंदर बन गया था। दूसरी केस स्टडी देख लो भाई, दूसरी देख लो। सूरत के एक हीरा व्यापारी हैं, बिलेनियर, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने 21 साल के बच्चे को, जिसका नाम द्रव्य ढोलकिया है, उसको कोची भेज दिया, जा भाई कोची। क्यों चला जा कोची? उनको कोची इसलिए भेज दिया कि भाई थोड़े से कपड़े दिए, जो पहन लेगा एक आधी अटैची के अंदर, और कोई 1000 2000 रुपए दे दिए। सोचो, बिलेनियर सूरत का, इनकी आती रहती हैं, जिन्होंने गाड़ियां गुड़ियां भी दी थी, तो इन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल सीक्रेट तरीके से भेज दिया। तो 2 महीने बेटा अपने दम पे रह के बता कोची में, केरल में कोची में अपने दम पे रह के बता, और तेरे को ना वैल्यू पता लगेगी पैसे की है। यहाँ तो पापा के पैसे नजर आते थे चारों तरफ, यहाँ वहां इधर उधर। जब रियल में मार्केट में जाओगे तो पहनने के लिए कपड़े होंगे। बेकरी में काम किया उसने। अब बेकरी में आपको पता है कितना खतरनाक काम होता है, बेकरी के अंदर तो लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग को फिर उठा देते हैं, और फिर वो बना रहे हैं जी कुछ भी, मतलब कुलचे बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो कोची के अंदर उसको कुछ कपड़ों के साथ, थोड़े से पैसों के साथ 2 महीने रहने के लिए भेज दिया, ताकि उसको खुद से सीखे, वो इवोल्व हो। इसका मतलब है कि सेकंड जनरेशन के अंदर जो बिलेनियर मिलेनियर कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से ऐसा हो जाता है, या कहीं ना कहीं वो डेलिबरेटली ऐसा करते हैं। तो एक ओन बोर्डिंग पूरा का पूरा प्लान रहता है उनका। ओन बोर्डिंग प्लान किस लिए रहता है? ओन बोर्डिंग प्लान इसलिए रहता है मेरे दोस्तों, ताकि उनके अंदर एक ट्रेट डेवलप हो सके, विजनरी वाला, पैशन वाला, प्रॉब्लम सोल्वर की अप्रोच वाला, और ड्रीवन पर्सनालिटी ट्रेट वाला, कि बस लगे रहो, लगे रहो, करो करो, रुकना नहीं है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला, और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। ये पर्सनालिटी ट्रेड जो है उनके अंदर डेवलप हो जाता है। अब उसी तरीके से मैंने क्या किया, मान लीजिए आप उनको ना देना चाहते हैं फाइनेंस की नॉलेज। हाँ जी, फाइनेंस की नॉलेज, मैंने उसके लिए ना फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस बना दिया। देखो आपके बच्चों के लिए फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस बना दिया। वो कैसे बना दिया? जैसे ही आप जेएससी ऑनलाइन में जाएंगे ना, जेएसए ऑनलाइन में आप जाएंगे, जेएससी ऑनलाइन में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो 7 डे ट्रायल पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके यहाँ पर देखो बड़ी प्यारी चीज आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक नेटफ्लिक्स की तरह सीरीज स्टार्ट की है। ये जेएससी ऑनलाइन का होम पेज आ गया। हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। everything you wanted to know about finance in most simplified way of story, case study and real life एग्जाम्पल। तो अभी रिसेंटली मैंने एपिसोड 3 इसका पब्लिश किया है, जो है हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल डाटा एंड मेक मनी। उससे पहले मैंने रिलीज किया बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये है सीजन 1 का एपिसोड 2 था। और सबसे पहला एपिसोड क्या निकाला था? हाउ फाइनेंस वर्क्स। अब जो इस एपिसोड 1 2 3 आगे और आते जाएंगे, एपिसोड पे एपिसोड हर वीक आते चले जाएंगे, इसको देखते जाओ और फाइनेंस के ऊपर ऐसी पकड़ बन जाएगी, मैं बता रहा हूं ऐसी पकड़ बन जाएगी, कमाल हो जाएगा। यानी कि जेएसए ऑनलाइन के अंदर एक एक एपिसोड के अंदर ना आपको
बहुत से बिजनेस ओनर का सालों साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है फाइनेंस पर्सपेक्टिव के अंदर। तो ये आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जरूर दिखाना चाहिए कि अपना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, कहीं ईयरफोन लगा लिया, कान में देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो यहाँ पे कम से कम फाइनेंस की पकड़ तो बन रही है पूरी की पूरी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, तो मैंने आपको सूरत के बिलियनियर की केस स्टडी के साथ में धीरू भाई अंबानी की केस स्टडी के साथ में सारे एस्पेक्ट बताए। हमने बताया कि अगर आप उनको ऑन बोर्ड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। तो हमने बड़े प्यार से डिस्कस किया कि डायरेक्टर होना है कि उसको शेयर होल्डर होना है, शुरू में उसको शुरू में ही ओनर बना देना है कि उसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखना है 2 साल के लिए, ताकि वो एब्जॉर्ब करे, इवॉल्व हो और अपने पैशन को फाइंड आउट करे। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट सेंटर आपने बना दिया, विद इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिया है अपनी सेकंड जनरेशन को, ताकि वो अपने पैशन और रिस्क एबिलिटी को डेवलप कर सके। आपने सीखा कि सीईओ का भार नहीं हमने सीधा उसके ऊपर डाल दिया, 5 साल के बाद बनाएंगे, अभी वो बोर्ड का मेंबर है और बोर्ड की मीटिंग कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस किया। ये हमने किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका बिजनेस ना फ्लड करे कंसिस्टेंटली विद द कैश फ्लो। और मिलेनियर बिलेनियर जो काम करते हैं ना, वो आप अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हो ताकि आपको ट्रायल और एरर के अंदर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। उसके लिए जेएससी ऑनलाइन है ना, तो जेएससी ऑनलाइन में गए और वहां पर आप अपने आप के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है लाइव, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन राइट नाउ इटसेल्फ। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। और आज का सेशन स्पेसिफिकली कैसा रहा आपके लिए, जरा रिप्लाई करो चैट बॉक्स के अंदर, एंड देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हाउ वाज द सेशन फॉर यू, डिड यू रियली गेट द वैल्यू? तो मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। और कोई आपकी सजेशन हो, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, तो कीप ऑन शेयरिंग विद मी, मुझे व्हाट्सएप करो, यहां पर बताओ। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ इट नीड टू बी गो। गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू के महेश्वरी जी, एंड थैंक यू मोना चौधरी जी, एंड थैंक यू अमित महेश्वरी जी। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे लाइव, एंड सी यू अगेन। आर के सब्रवाल जी, थैंक यू। तो फिर हम मिलते हैं। हैव अ ग्रेट 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 टाइम अहेड। अरविंद गारा जी, अमेजिंग आई ओपनिंग एंड सेकंड जनरेशन प्लानिंग। यस, यस। तो सेकंड जनरेशन प्लानिंग के अंदर ना हम यहां से खुद को भी देख सकते हैं कि अभी हम राइट नाउ कौन सी स्टेज के ऊपर है, और वहीं से ही कर रहे हैं चीजों को। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। हैव अ ग्रेट वीक अहेड, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक सैटरडे मॉर्निंग।